बात करेंगे वायरस के विस्फोट की, वो विलेज रिपोर्ट जो परेशान कर रही है। इसको लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि अगर कोरोना गांव में फैल गया तो क्या होगा, क्योंकि जब बड़े बड़े अस्पतालों वाले शहरों का हाल बुरा है तो फिर उन गांव का क्या होगा जहां एक ढंग की डिस्पेंसरी तक नहीं है। लेकिन वक्त रहते न प्रशासन जागा न लोग जागे, और अभी इसी का नतीजा है कि कोरोना गांव गांव में दस्तक दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों गांव के गांव बीमार पड़ रहे हैं और क्यों गंगा में लाशों का अंबार लगा हुआ है। शहरों में तांडव मचाने के बाद अब गांव-गांव पहुंचा कोरोना। कहीं पूरा गांव पॉजिटिव, तो कहीं बॉर्डर को करना पड़ा सील। वायरस की दस्तक से दहशत में प्रशासन। शहरों में भले ही आंकड़े अब कम होने लगे हों, लेकिन गांव के हालात बिगड़ने लगे हैं। वायरस शहरों में कहर मचाने के बाद अब गांव में तांडव मचाने लगा है, क्योंकि गांव में जांच रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन जिन गांव में हो रही है वहां थोक के भाव में कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। आम्बेडकर नगर के भ्याल ब्लॉक के बिलारी गांव में 32 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही ये खबर प्रशासन को मिली, तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे गांव को सील कर दिया गया। पूरे गांव को की बैरिकेटिंग की गई है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हमारे आरआरटी भी सतर्क है। ये अपनी सैंपलिंग लेने के लिए यहाँ तैयार हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की ली जाएगी और भी अगर कुछ निकल जाएंगे तो उनके, और सारी मेडिकल किट, सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध है। पूरे गांव को बैरिकेड कर दिया गया। सर, गांव के लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न के लिए व्यवस्था किया गया है। एक जो है स्वचालित गाड़ी पे सब्जी और कच्चा खाद्यान्न इन लोगों को स्वयं पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक गाँव की कहानी नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि पंचायत चुनाव के बाद कोरोना की एंट्री हर गांव में हो चुकी है। चुनाव के बाद गांव में हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में ये हम लोगों का ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरटी टीम और जो प्रत्येक गांव पंचायत में जो निगरानी समितियां बनी हुई हैं उनको क्रियाशील करके और सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग कराई है। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। कोई स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर यहाँ आ रहा है आप लोगों के यहाँ? कोई नहीं आ रहा। फिर कैसे आप लोग कोरोना की जो कोरोना महामारी है, जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कैसे आप लोग बच रहे हैं? अपने आप से बच रहे हैं और क्या करें। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई नहीं। और अब प्रशासन भी गांव-गांव पहुंच चुके अदृश्य दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बात सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने तक सीमित नहीं है। मौत के मामले भी अब सामने आ रहे हैं और गंगा में बहती लाशें उस अनकहे रहस्य से पर्दा हटा रही हैं, जिसे प्रशासन ने आंकड़ों में शामिल करने से इनकार कर दिया है। गंगा में बहती लाशों का अदृश्य दुश्मन से क्या है कनेक्शन? नदियों में क्यों तैर रही है लाश? कब गिरेगी जिम्मेदारों पर गाज? गंगा नदी में लाशों का अंबार लगा है। भदोही में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा नदी में रामघाट के पास 2 लाशें तैरती हुई मिली। वहीं 2 दिन पहले भी 4 शव तैरते हुए मिले थे। हाँ, गंगा जी की तरफ से छठई मट्टी है कि जो उनकी पानी के अंदर से माने उतराएगी ब्या। ऐ के माने हम खुद माने डील करा, जो कि एक पैसा भी नहीं पावा और अपने से माने बहावत है कि आदमी इतराज न करें कि किसी के कहने पर बहाए हैं कि अपने से बहाए हैं? माने अपने से बहाए हैं। आदमी लोग बोले थे। नहीं, मतलब पुलिस भी आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आया था, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। हम अपने कहे से, अपने उठा से बहाए से अनुसार से। वहीं गाजीपुर के दैत्रावीर मंदिर के पास गंगा किनारे 6 शव मिलने से प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। खबर मिलते ही अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और शवों को गंगा नदी से निकालकर दफनाया गया। लेकिन आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि शमशान घाट पहले से फुल है। वहीं जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है और अब लोग शवों को गंगा में बहाने लगे हैं। लेकिन इससे कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से अपील कर रहा है कि अगर उन्हें अंतिम संस्कार करने में परेशानी आ रही है तो वो उन्हें बताएं। लेकिन इसके बाद भी नदियों में लाशें नजर आ रही हैं, जो आने वाले खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गांव के दंग करने वाले हालात आपने देखे। अब एक ऐसी बीमारी के बारे में समझिए जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि ये बीमारी उन लोगों को अपनी पकड़ में ले रही है जिन्हें कोरोना हो रहा है। मतलब कोरोना से बच गए तो बीमारी घेर लेगी। इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस, लेकिन इसका काला सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। महामारी का महाजाल, एक फंगस बना जंजाल। ये कुदरत का कहर या महामारी का जहर। ब्लैक फंगस का काला धंधा लोगों को कर रहा है अंधा। कोरोना से बचोगे तो ब्लैक फंगस पकड़ लेगा। कोरोना का वायरल लोगों को बीमार कर रहा है, उनकी जान ले रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है यह दृश्य बीमारी, जिसके नाम की दहशत पूरे देश में गूंज रही है। डॉक्टर इसे म्यूकोमाइकोसिस बता रहे हैं, लेकिन इस जटिल बीमारी का आसान नाम है ब्लैक फंगस, जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लखनऊ में इस बीमारी ने एक ऐसी महिला की जान ले ली जो कोरोना को मात दे चुकी थी, और अब ब्लैक फंगस के मामले अलग अलग शहरों से सामने आ रहे हैं। बिजनौर में 10 मरीजों पर ब्लैक फंगस का साया। बिजनौर में पिछले 15 दिनों में 10 से ज्यादा मरीजों की पहचान हो चुकी है। जिन मरीजों को ब्लैक फंगस ने जकड़ा है वो ठीक से इसका नाम तक नहीं जानते हैं। यही वजह है कि शुरुआत में मरीजों को पता भी नहीं चला कि उन्हें कितनी खतरनाक बीमारी ने जकड़ रखा है। पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनको ज़्यादा जल्दी स्टेरॉइड चलता रहता है, ज़्यादा जल्दी स्टेरॉइड शुरू रहता है, उनमें ज़्यादा कॉमन है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो पहले साल में एक आध मरीज आता था, वो हमने पिछले 10 दिन में करीब 10-15 दिन में करीब 10 मरीज देख लिए। और आज सुबह से 2 मरीज देख चुका हूँ, तीसरे का फ़ोन आया है। आज सुबह से भी 3 मरीज समझ लीजिए सुबह से फंगस के आ गए। लेकिन मजबूरी ये है कि बिजनौर में अभी दवाई अवेलेबल नहीं है। एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन लगते हैं। मथुरा में बुजुर्ग महिला ने गंवाई आंखों की रोशनी। ब्लैक फंगस ने इस 72 साल की महिला की आंखों की रोशनी छीन ली। इन्हें कोरोना हुआ था, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बेटे ने लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च भी किए। कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन ब्लैक फंगस का काला साया इनकी आंखों की रोशनी ले गया। एक दिन मैं माताजी से बोला, माताजी लाइट जला दूं क्या? तो माताजी ने बोला कि लाइट जलाओ तो अच्छा है, ना जलाओ तो अच्छा है। मैंने कहा माताजी क्या मतलब है इस बात का? तो माताजी ने बोला कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने ऐसा क्यों? आपने डॉक्टरों को अंदर नहीं बताया रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में? बोले बेटा बताया था। इस बीमारी ने नोएडा के बरोला गांव के रहने वाले मांगेराम शर्मा की आंखों की रोशनी छीन ली, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहां मांगेराम शर्मा का उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति कैसी है और डॉक्टरों का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता की क्या स्थिति है इस वक्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है। और नितिन जी, ये बताइए कि आपके पिता की क्या स्थिति है? उनके आंखों की रोशनी वापस आई है या अभी भी रोशनी नहीं आई है? नहीं सर, अभी नहीं आई है। जो आंखों के डॉक्टर हैं उन्होंने देखा है तो बोले कि मतलब आंखों का जो विजन है बिल्कुल चला गया है और दोनों आंखें उनकी बंद हो चुकी हैं। ब्लैक फंगस ने पूरे हेल्थ सिस्टम की परेशानी बढ़ा दी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो पहले कोरोना से निपटे या ब्लैक फंगस से। आईसीयू से लौटे मरीज सतर्क रहें। डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा खतरा। स्टेरॉइड की हैवी डोज है खतरनाक। अब तक की केस स्टडी में पता चला है कि ये बीमारी सबसे ज्यादा उन मरीजों पर अटैक कर रही है जिन्हें हाल ही में कोरोना हुआ है, या फिर उन मरीजों को जिन्हें डायबिटीज है या स्टेरॉइड की हैवी डोज दी गई थी। क्योंकि अब तक जितने भी मरीजों की जान गई है या जितने भी लोगों ने आंखों की रोशनी गंवाई है, उन सभी में ये समानताएं सामने आई हैं। और अब डॉक्टर ऐसे मरीजों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं जो आईसीयू में रहकर घर लौटे हैं। देखिए, जनरली मरीज जो शुरू में जब कोविड पॉजिटिव होता है या जो लोग कोविड पॉजिटिव है और साथ में डायबिटिक भी है,
तो उसके साथ जो अगर जब सही हो जाते हैं कई लोगों में सही होने के बाद भी जब शुगर लेवल हाई रहता है तो ऐसे लोगों में क्या होता है, नाक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कहीं भी एक एब्सिस टाइप की बनती है, तो उसमें ये फंगस है वो मल्टीप्लाई और ग्रोथ करता है। यूपी में अब तक अलग अलग शहरों में 70 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द विशेषज्ञों से इस पर रिपोर्ट मांगी है ताकि इस फंगस से निपटने के लिए गाइडलाइन बनाई जा सके। वाराणसी में ब्लैक फंगस के 20 मामले सामने आए तो वहीं लखनऊ में 15 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। गोरखपुर में 10, प्रयागराज में 6 केस सामने आए, वहीं गौतम बुद्ध नगर में 5 तो मेरठ में 4 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए। इसके साथ ही कानपुर, मथुरा, गाजियाबाद में 3-3 मामले और आगरा में 1 केस ब्लैक फंगस का सामने आया है। आपको बता दें कि ये फंगस नमी में फैलता है और उन लोगों को ज्यादा जकड़ता है जिनके शरीर में पहले से कोई जख्म होता है और 2 से 3 दिन के भीतर मरीज को अपना शिकार बना देती है। कोरोना काल के बीच में ही ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। KGMU का एंटी फंगल टेस्ट ये बताने में मददगार होगा कि फंगस पर कौन सी दवा कितनी कारगर है। जाहिर सी बात है, ये पता चलने के बाद मरीजों को और बेहतर इलाज दिया जा सकेगा। इसके लिए KGMU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने अब अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से फंगस से जुड़े हुए सैंपल भेजने के लिए संपर्क करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। नोएडा से बलराम पांडे और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। ये मुश्किलों से भरा वक्त है, लोग एक साथ 2-2 बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द इन बीमारियों से जीत जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे सांसों के संकट पर जीत हासिल की है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हर तरफ ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन इसी मुश्किल वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा तूफानी प्लान तैयार किया कि एक झटके में ऑक्सीजन के आपातकाल को खत्म कर दिया। लेकिन ये कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। सांसों के संकट को खत्म करने वाला तूफानी प्लान। यूपी में कैसे खत्म हुआ ऑक्सीजन का आपातकाल। जब कोरोना का वायरस मौत बनकर सितम ढा रहा था, तब सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी ऑक्सीजन। पिछले 15 दिनों में हमने ऑक्सीजन की किल्लत से कई लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए देखा। एक साथ इतने मरीज सामने आ गए कि ऑक्सीजन की पूरे प्रदेश में किल्लत हो गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन नहीं, हर जगह ऑक्सीजन की खोज शुरू हो गई। जहां थी वहां लंबी लंबी कतार नजर आने लगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया और यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को सौंपा, जिसके बाद अवनीश अवस्थी ऑक्सीजन की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गए। मैं बस पहले तो ये बताना चाहूँगा कि लगभग 22-23 अप्रैल के आसपास जब ये ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम 9 की बैठक में पहला निर्णय तो ले लिया कि सभी विभाग जो ऑक्सीजन से जोड़ सकते हैं उनको जोड़ा जाए और एक कमांड सेंटर यानी एक पूरा कंट्रोल रूम सेंट्रल बनाया जाए। उन्होंने गृह भाग को जोड़ा क्योंकि सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हम लोग जो है मैनेज करें। उन्होंने FSDA को जोड़ा जो पूरे ड्रग इंस्पेक्टर्स और हमारे पूरी टीम है ऑक्सीजन सप्लाई की जो रिफिलर्स के माध्यम से पूरी व्यवस्था करती है उसको जोड़ा। ट्रांसपोर्ट को जोड़ा जहां पर हमारे टैंकर्स थे और जो टैंकर्स ऑक्सीजन के थे साथ साथ आर्गन और नाइट्रोजन के टैंकर्स को कन्वर्ट कराया और फिर मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जोड़ा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद जो तेजी आई तो उसका असर ये हुआ कि 13 मई को यूपी में एक दिन में 24 घंटे में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस, चिकित्सा संस्थानों, निजी अस्पतालों और रिफिलर्स को रिकॉर्ड तोड़ 1031.43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। यूपी में ऑक्सीजन की सप्लाई के मॉडल की खुद नीति आयोग ने तारीफ की। इतना ही नहीं, सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटर्स यूनिट के माध्यम से भी 81.87 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। वहीं होम आइसोलेशन के 3,471 मरीजों को 26.44 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के जरिए बीते 24 घंटे में दी गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो ये बताता है
कि जिस यूपी में 25 दिन पहले ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, वहां अब मांग से भी ज्यादा सप्लाई हो रही है। अब आप देखिए, हम लोग ने इस कंट्रोल रूम के शुरू होने पर लगभग 500 टन, 530-38 टन, एक दिन जब टैंकर लौटने लगे तो फिर उस दिन कम हो गया, तो लगभग 400 से 500 टन देते थे। अब आप देखेंगे पिछले 6-7 दिन में हम 1000 टन दे रहे हैं। और ये हुआ कैसे? एक तो हरे रंग से आपने देखा टैंकर की सप्लाई बढ़ी, नीले रंग से देखा हमें रेल विभाग, रेल मंत्रालय का, हमें भारतीय रेल का पूरा सहयोग मिला, रेल से हमने सप्लाई किया। और हम ये भी बता दें कि हमको एयरफोर्स का यानी रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग किया। तो केंद्र सरकार की हर एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की हर एजेंसी का ये पूरा एक वो है, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि हम लोग 1000 टन पर पहुंच गए। लेकिन यूपी में सांसों का ये संकट कैसे दूर हुआ, जरा इससे भी समझ लेते हैं। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। इस पारदर्शी व्यवस्था की देश भर में तारीफ हुई और कई राज्यों ने इसे सीख ली। ऑक्सीजन की बर्बादी न हो, इसके लिए प्रदेश के गृह विभाग में अलग से एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया और रेल से ऑक्सीजन लाने वाला यूपी पहला राज्य बना, जिसकी पूरी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की गई। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम समय में हो सके, इसके लिए खाली टैंकर को हवाई जहाज से रिफिलिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया। समय कम था, इसलिए काम दिन रात हो रहा था। इस पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी लगातार नजर रखे हुए थे, या यूं कहें उनकी देखरेख में सारा काम हो रहा था। और ये इसी का नतीजा था कि सिर्फ 3 दिन के भीतर पूरा उत्तर प्रदेश सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को 800 मीट्रिक टन LMO की सप्लाई करने में सक्षम था। और अब ये इसी का असर है कि कहीं से भी ऑक्सीजन की किल्लत की कोई खबर सामने नहीं आ रही है, बल्कि यूपी ने ऑक्सीजन का ऐसा चक्र बनाया है कि अब जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की मदद भी की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्नाव में जैविक खेती करने वाले किसान अरविंद निषाद से बातचीत की। उन्नाव जिले के सिकंदरपुर सरोसी के रहने वाले किसान अरविंद निषाद से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी बात की। पीएम मोदी ने किसान अरविंद निषाद से उनकी जैविक खेती के बारे में बात की, जिसमें अरविंद ने अपने अनुभव को साझा किया और अपनी खेती में उगाए गए उत्पादों को पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान अरविंद निषाद को पॉलीथीन का प्रयोग न करने का सुझाव दिया। किसान अरविंद ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। इसको लेकर वो किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये वो दौर है जिस दौर में इंसान मजबूर और लाचार हो चुका है। लगातार जाती हुई जिंदगी के बीच लॉकडाउन के फैसले ने आम जनता को परेशान करके रख दिया है। खाने कमाने की दिक्कत के बीच लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने वादे को विस्तार रूप दिया है। वो वादा जो उन्होंने साल 2018 में किया था और वक्त वक्त पर उस वादे को निभाते भी रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान खिल गई। पीएम मोदी ने खींच दी करोड़ों चेहरे पर मुस्कान। सम्मान निधि पाकर खुश नजर आए किसान। प्रधानमंत्री जी से 6 लाभार्थी किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करें। दरअसल साल 2018 में शुरू हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को विस्तार रूप देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से किसानों से संवाद किया और उनके खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की, जो इस महामारी के दौर में किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। किसान सम्मान निधि की पीएम ने किश्त की जारी। 2021-22 की पहली किश्त देश के किसानों को दी। देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों को मिला पैसा। करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर। यूपी के 2 करोड़ 61 लाख किसानों को हुआ फायदा। उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 5,230 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं
एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया और इस महामारी से साथ मिलकर लड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के किसानों से भी संवाद किया तो उनके चेहरे खिल गए, जहां किसानों ने दिल खोलकर मन की बात पीएम मोदी से की। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी सर, ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली। इस दौरान किसान अरविंद ने बताया कि किस तरह से वो जैविक खेती कर रहे हैं और साथ ही बाकायदा कई किसानों को मिलाकर समूह भी बना लिया है। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया जा रहा है। उस वक्त इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजे जाते थे और अब तक 7 किस्तें जारी हो चुकी हैं। किसान सम्मान निधि योजना की 7 किस्तें जारी। 2018 में यूपी के किसानों को मिले 2,195 करोड़ रुपए। 2019-20 में यूपी के किसानों को 10,883 करोड़ रुपए मिले। वहीं 2020-21 में यूपी के किसानों के खाते में 14,185 करोड़ रुपए आए। इस योजना का मकसद देश के अन्नदाता के हाथों को मजबूत करना है और ऐसी त्रासदी के दौर में पीएम की इस मुहिम ने देश भर के करोड़ों किसानों के चेहरे पर खुशी की लकीर खींच दी है, जिसका जिक्र पीएम से संवाद के तौर पर वो कर भी चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी आगे भी सम्मान निधि के साथ साथ तमाम योजनाओं के जरिए किसानों के कांधों को मजबूती देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनवर शुक्ला की रिपोर्ट।